नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाली हायर पेंशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे। ये हायर पेंशन आखिर क्या है, हायर पेंशन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ईपीएफओ ने जो सर्कुलर 1/9/2014 के पहले वाले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जारी किया और 1/9/2014 के बाद वाले पेंशन धारकों के लिए जारी किया, इन सभी के बारे में विस्तार से यहाँ पर जो है जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, पीएफ खाता धारक है, कर्मचारी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत हायर पेंशन के बारे में। हायर पेंशन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये हायर पेंशन, ये ईपीएस 95 पेंशन आखिर होती क्या है, किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। तो बेसिक से यहाँ पर समझते हैं ईपीएफओ के बारे में। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी संस्था है जो देश के सभी कर्मचारी जो कि असंगठित क्षेत्र में यहाँ पर काम करते हैं उनके भविष्य निधि का लेखा जोखा यहाँ पर रखती है। उन्हें जो है एक पेंशन प्रोवाइड करती है और एक फंड भी प्रोवाइड करती है ताकि जब वह नौकरी छोड़े तब उन्हें जो है एक सुरक्षित भविष्य यहाँ पर मिल सके। तो ईपीएफओ के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी आते हैं, ऐसी संस्थाएं आती है जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा कर्मचारी जिस भी संस्था कंपनी में काम करते हैं वो ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे कर्मचारियों की जितनी भी वेतन यहाँ पर है, बेसिक प्लस डीए मिलाकर जो वेतन होती है उसका 12% उनकी वेतन से कटकर यहाँ पर ईपीएफओ में जमा होता है। और इतना ही 12% हिस्सा उस कंपनी के द्वारा भी इन कर्मचारियों के ईपीएफओ के अकाउंट में जमा किया जाता है। जब भी कोई कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य बनता है, किसी कंपनी में, किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसका पीएफ में खाता खुलता है, पीएफ में अकाउंट बनता है। पीएफ में अकाउंट बनते ही उसकी जो वेतन होती है उसकी सीलिंग लिमिट के आधार पर यहाँ पर 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट जो वर्तमान में चल रही है इसका 12% यानी कि 1250 रुपये अभी जो है पीएफ में कटवाना जरूरी होता है। 15,000 रुपये से कम है तो उसका 12% यहाँ पर जो है पीएफ में जमा होगा। और इतना ही 12% यानी कि 1250 रुपये वर्तमान की यदि माने जाए तो यहाँ पर कर्मचारी नियोक्ता को भी इस पीएफ खाते में जमा करना होता है, जिसका 3.67% पैसा इस पीएफ खाते में ही रहता है, लेकिन 8.33% पैसा ईपीएस 95 स्कीम में जमा हो जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो पीएफ का पैसा है 3.67% और ये जो कर्मचारी की तरफ से 12% पैसे जमा होते हैं, इन पर ही पीएफ की तरफ से ब्याज दिया जाता है। ये जो 8.33% पैसा है इस पर जो है ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि आगे इस चीज को भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हायर पेंशन लेने के लिए आपको यहाँ पर ब्याज जमा करना होगा या नहीं करना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाली हायर पेंशन स्कीम के बारे में समझते हैं कि ये हायर पेंशन स्कीम आखिर क्या है। कुछ लोगों को यही जानकारी अभी नहीं है कि हायर पेंशन स्कीम आखिर क्या होती है। तो 1995 से लेकर 2014 तक जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे उनके लिए सीलिंग लिमिट लगाई गई थी 5,000 रुपये और 6,500 रुपये। यानी कि आपकी वेतन 50,000 है, 1 लाख है, तब भी आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 5,000 का 12% और यहाँ पर 6,500 का 12% ही आपका जो पीएफ खाता है उसमें यहाँ पर जमा होता था। इस हिसाब से 416 रुपये प्रति महीने या 541 रुपये प्रति महीने कर्मचारियों को अपनी वेतन से ईपीएफओ में यहाँ पर जमा करना होता था। इतना ही पैसा यहाँ पर नियोक्ता इनके पीएफ खाते में जमा करते थे, जिसका 8.33% पैसा पेंशन में और 3.67% पैसा पीएफ में जमा होता था। इसी को लेकर पहले यहाँ पर नियम था कि आप यदि चाहे, आपका नियोक्ता यदि चाहे तो दोनों की सहमति से आप अपनी वेतन के हिसाब से यहाँ पर पीएफ में पैसे जमा कर सकते हैं। यानी कि आप यदि चाहे कि आपकी वेतन 50,000 रुपये है तो आप 50,000 रुपये पर 12% के हिसाब से आप जो है पैसे यहाँ पर जमा कर सकते थे। यानी कि 50,000 रुपये के हिसाब से ही 8.33% आपके जो है यहाँ पर पेंशन में जमा होते थे। इस हिसाब से आपकी सैलरी से पैसे तो ज़्यादा कटते थे, लेकिन जब आप यहाँ पर रिटायरमेंट होते तो आपकी पेंशन भी यहाँ पर जो है बढ़कर निकलती थी। लेकिन ये जो प्रावधान था इसे 2014 में यहाँ पर जो है खत्म कर दिया गया। 2014 में जब पेंशन के लिए संशोधन लाया गया तो इसमें कई सारे संशोधन यहाँ पर किए। 1/9/2014 के बाद में जो सीलिंग लिमिट पहले यहाँ पर 5,000 रुपये 6,500 थी, इसे जो है बढ़ाकर 15,000 रुपये किया। इस हिसाब से कर्मचारियों की कटौती 1,250 रुपये उनके जो है अकाउंट से यहाँ पर जो है कटने लगे और
नियोक्ता की तरफ से भी इतना जमा होने लगा। इस हिसाब से 8.33% पैसा पेंशन में जमा होने लगा। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो सरकार ने यहाँ पर कहा कि हम न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन देंगे और अधिकतम जो है 7,500 रुपये आपकी पेंशन इस वर्तमान कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर बनती थी। लेकिन यहाँ पर जब यह सीलिंग लिमिट खत्म की गई, इस समय ईपीएफओ ने ना तो इस सूचना के बारे में ज़्यादा कर्मचारियों को यहाँ पर बताया, ना ही इसका जो है ज़्यादा प्रचार हुआ। इससे जो है कई कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि जो पहले हायर पेंशन की स्कीम थी कि वे जो अपनी पूरी वेतन के ऊपर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते थे, वो स्कीम अब यहाँ पर खत्म हो रही है। इस बात की जानकारी कर्मचारियों को नहीं मिली, इसलिए कर्मचारियों ने कोर्ट में यहाँ पर जो है अपील दायर की। कोर्ट में अपील दायर की तो मद्रास हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, इसके बाद अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है सुनवाई की, इस पर अपना फैसला दिया। लेकिन जो फाइनल डिसीजन निकल कर आया वो 4/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकल कर आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय जो लोग यहाँ पर इस हायर पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले पाए थे, यानी कि जो लोग चाहते थे कि उनकी जो पूरी वेतन है, पूरी वेतन पर वह कंट्रीब्यूशन करे, पूरी वेतन पर अपना योगदान दे और उसके हिसाब से वो यहाँ पर जो है अधिक पेंशन पाए, ये स्कीम यहाँ पर जो है बंद हो रही है, ऐसा लोगों को पता नहीं था। इसीलिए 4 महीने का अतिरिक्त समय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया, जो कि 4/11/2022 यदि देखा जाए तो 4 महीने का कैलकुलेशन हम करें तो 4/3/2023 यहाँ पर जो है होता है, यानी कि 4/3/2023 तक, 4 मार्च 2023 तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कर्मचारियों को देने के लिए ईपीएफओ को कहा कि उस समय जो लोग यहाँ पर चाहते थे कि वह हायर पेंशन का विकल्प चुने, लेकिन आपने जो स्कीम लाई उसका प्रचार नहीं किया गया, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह जो है इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए। ऐसे लोगों के लिए 4 महीने का समय और दिया जाए और उन्हीं से दोबारा से इस स्कीम में यदि वह चाहते हैं तो हायर पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। यहाँ तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और भी कई सारे अमेंडमेंट और भी कई सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए, लेकिन वो पीएफ वगैरह को लेकर थे। हायर पेंशन को लेकर शॉर्ट में समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का मानना यही था कि 2014 के समय जो लोग हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते थे, लेकिन आपने जो संशोधन लाया उसके बारे में कर्मचारियों को जानकारी नहीं मिली, इस कारण जो है उन्हें 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। अब ईपीएफओ ने इसके ऊपर 2 नए सर्कुलर यहाँ पर निकाले। इन दोनों सर्कुलर को समझते हैं। यह सर्कुलर ईपीएफओ ने 1/9/2014 के पहले वाले कर्मचारियों के लिए अलग निकाला और 1/9/2014 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए अलग निकाला। तो अब आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हो चुकी है तो आपके लिए क्या सर्कुलर आया है, 1/9/2014 के बाद रिटायरमेंट हुई है या अभी भी सेवा में है, तो आपके लिए क्या सर्कुलर आया है, ये यहाँ पर जो है समझते हैं। ईपीएफओ की ओर से सबसे पहला सर्कुलर आया 29/12/2022 को, सेकंड सर्कुलर आया 5/1/2023 को और उसके बाद एक और सर्कुलर आया 25/1/2023 को। अब ईपीएफओ ने मोटा मोटी तौर पर इस सर्कुलर में 3 कंडीशन यहाँ पर रखी जो लोग 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उनके लिए, कि ऐसे कर्मचारी जो अभी हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं वो 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त हुए हो, यानी कि उनका रिटायरमेंट हो गया हो, उन्होंने पहले किसी न किसी तरह से हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए प्रयोग किया हो, लेकिन ईपीएफओ की ओर से कट ऑफ डेट खत्म हो जाने के कारण यह जो है उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया हो और उन्होंने 5,000 रुपये से 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट पर अपना कंट्रीब्यूशन किया हो। यानी कि आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हैं, आपने पहले कभी भी किसी भी तरह से हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए रिक्वेस्ट की है, आवेदन किया है, ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरा है और आपने 5,000 रुपये की सीलिंग लिमिट, 6,500 की सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप अभी भी यहाँ पर जो है 4/3/2023 के पहले आवेदन देकर हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने ऑनलाइन फॉर्म भी जारी कर दी है जो आपको ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर मिल जाएगा। इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर बना रखा है, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यदि एलिजिबल है 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हैं तो आप जो है फॉर्म भर के हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट तो हुए हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी भी तरह से हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा है और आपने 5,000 या 6,500 की सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो अब आप ये मान सकते हैं कि आपको हायर पेंशन का कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये स्कीम, ये हायर पेंशन स्कीम आपके लिए यहाँ पर नहीं है।
अब समझते हैं उन लोगों के लिए जो 1/9/2014 के बाद में यहाँ पर रिटायरमेंट हुए हैं या 1/9/2014 को जब यह संशोधन लाया गया था उस समय ईपीएफओ के ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के एक्टिव मेंबर थे या अभी भी यहाँ पर जो है पीएफ खाताधारक है, पीएफ के एक्टिव मेंबर है और 1/9/2014 को भी पीएफ के एक्टिव मेंबर थे, उनके लिए क्या सर्कुलर ईपीएफओ ने लाया है। यह सर्कुलर ईपीएफओ ने 20/2/2023 को रिसेंटली लाया है, जिसके बारे में मैंने आपको जो है वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी समझा दी है। इस सर्कुलर में मोटा मोटे तौर पर 3 पॉइंट निकल कर आते हैं कि आप 1/9/2014 को सेवा में रहे हो, यानी कि 1/9/2014 को आप करेंटली तौर पर ईपीएफओ के सदस्य या ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य रहे हो या 1/9/2014 के बाद में आप यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हो या अभी भी यहाँ पर जो है ईपीएफओ के सदस्य हो और 1/9/2014 को भी ईपीएफओ के सदस्य यहाँ पर थे। आपने 5,000 रुपये, 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया हो, योगदान दिया हो और पहले कभी भी आपने हायर पेंशन का विकल्प यहाँ पर नहीं चुना हो, ऐसे लोग अब जो है यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए भी जल्द ही ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर जो है जारी किए जाएंगे, यूआरएल जल्द आएगा, जिसके बारे में हम हमारे इसी चैनल पर आपको जो है जानकारी देंगे। अब इस सर्कुलर के हिसाब से किसे जो है इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हो गए हैं, आपने कभी भी हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो आपको हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये हायर पेंशन किन के लिए है, हायर पेंशन का पूरा मामला क्या है। हायर पेंशन जो है आपके 8.33% जो कि आपके नियोक्ता, आपकी कंपनी की तरफ से आपके पीएफ खाते में जमा होता है, उसको लेकर यहाँ पर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर ये राहत दी है कि आप चाहे तो 8.33% जो कि ईपीएस 95 पेंशन के नियम के हिसाब से कटते हैं, वही पैसे जो है आप यहाँ पर कटवाइए और 1,000 रुपये से 7,500 रुपये के बीच में अपनी पेंशन लीजिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको हायर पेंशन यहाँ पर चाहिए, ज़्यादा पेंशन यहाँ पर चाहिए, तो आपको जो सीलिंग लिमिट यहाँ पर है वर्तमान में 15,000 रुपये और उस समय जो थी 5,000 रुपये, 6,500 रुपये, उसके अलावा जितना ज़्यादा आप यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, यानी कि अभी वर्तमान के एग्जाम्पल से यहाँ पर समझे 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट है, आपकी सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपये है, आप चाहते हैं कि 50,000 रुपये के हिसाब से मैं कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करूँ और उस हिसाब से मेरी पेंशन यहाँ पर ज़्यादा बने, तो 50,000 रुपये के ऊपर आपका 8.33% यहाँ पर कटेगा, उस हिसाब से आपके जो है पैसे यहाँ पर जमा होंगे और उस हिसाब से आपकी पेंशन भी यहाँ पर जो है ज़्यादा बनेगी। तो ज़्यादा पेंशन आप भविष्य में लेना चाहते हैं तो आपके लिए हायर पेंशन का विकल्प यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल है लोगों के कि पेंशन का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, तो आपको यहाँ पर बता दें कि पेंशन के कैलकुलेशन के लिए, हायर पेंशन के कैलकुलेशन के लिए ईपीएफओ की ओर से अभी तक कोई फाइनल सर्कुलर जारी नहीं किया है। ये जो सर्कुलर 20/2/2023 को आया, इसमें ईपीएफओ ने कहा है कि वह आगे 2 से 3 सर्कुलर और लाएंगे, जिसमें कि हायर पेंशन के लिए गाइडलाइंस, हायर पेंशन वालों के लिए कैलकुलेशन और हायर पेंशन यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर चुनना चाहता है तो हायर पेंशन के लिए फंड से कहाँ से कटौती की जाएगी, वो जितनी हायर पेंशन लेना चाहते हैं उसके लिए उन्हें जो है पैसे भी जमा करने पड़ेंगे। यदि उनके पीएफ फंड में यहाँ पर पैसे है जमा, तो पीएफ फंड से जो है उनका पैसा काट के पेंशन फंड में यहाँ पर जमा कर दिया जाएगा। उनका वीपीएस यहाँ पर होता है तो वीपीएस से पैसे काट के जमा कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि कर्मचारी ने पीएफ फंड का पैसा निकाल लिया है तो उनको जो है उनकी जेब से, उनके बैंक से यहाँ पर जो है पैसा जमा करना होगा। जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, जो भी गणना यहाँ पर होगी, इस गणना के हिसाब से आपको जो है पैसे यहाँ पर जमा करने होंगे और उस हिसाब से फिर आपके हायर पेंशन का कैलकुलेशन होगा। आपकी हायर पेंशन कितनी बनेगी ये यहाँ पर मापा जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को लेकर ईपीएफओ जल्दी ही यहाँ पर सर्कुलर लाने वाला है, जो कि आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से ही हम बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया लेटेस्ट अपडेट आए आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाए। कंट्रीब्यूशन को भी लेकर आप कितनी पेंशन चाहते हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा, इसके बारे में भी जो है नोटिफिकेशन आएगा। कितना पैसा जमा करना पड़ेगा ये भी उसी में क्लियर होगा और कितना पैसा यानी कि कितनी पेंशन मिलेगी ये भी आने वाले सर्कुलर में भी यहाँ पर जो है क्लियर हो पाएगा। अनुमानित यदि पेंशन की हम यहाँ पर बात करें तो आपकी वेतन यहाँ पर 1 लाख रुपए है। आपका जो रिटायरमेंट के समय आखिरी वर्ष, आखिरी महीने में जो वेतन थी उसका लगभग आधा
हायर पेंशन यहाँ पर जो है बनती है, जिसके बारे में एक वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर समझा भी रखा है कि लगभग अनुमानित हायर पेंशन आपकी जो है कितनी यहाँ पर बनती है, कितनी सैलरी आपकी है तब कितनी हायर पेंशन आपकी यहाँ पर बनती है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि आपको हायर पेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हायर पेंशन के लिए आप यदि एलिजिबल है, वर्तमान में जो टाइम है, वर्तमान में जो गाइडलाइन ईपीएफओ की तरफ से जारी की गई है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्णय दिया गया है, इसको देखते हुए यदि आप एलिजिबल है तो क्या आपको हायर पेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मेरे सुझाव में 2-3 कंडीशन आपको जो है नोट जरूर करना चाहिए। हायर पेंशन लेना है नहीं लेना है ये डिसीजन तो आपका है, लेकिन फिर भी इसमें 2-3 पॉइंट जो है आपको सोचने जरूर चाहिए। मान लो कि आप 1/9/2014 के पहले यहाँ पर रिटायरमेंट हुए हो, वर्तमान में आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देखा जाए तो 1/9/2014 को यदि रिटायरमेंट हुए तो आपकी उम्र यहाँ पर 58 से 60 साल की हो चुकी होगी, तभी आप 1/9/2014 को रिटायरमेंट हुए हैं। आज के समय में देखा जाए तो 14 से 24 यहाँ पर लगभग आ चुका है, यानी कि 10 साल और, तो 60 में 10 और जोड़ दिया जाए तो 70 साल की एज आपकी यहाँ पर जो है हो चुकी है। अब यहाँ पर ये बात भी पॉसिबल है कि यदि आपने 1/9/2014 को रिटायरमेंट किया है तो इन 10 साल के बीच में आपने अपने पीएफ फंड का पैसा यूज़ कर लिया होगा, पीएफ फंड के पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लिया होगा। यदि आपके पीएफ फंड में पैसा जमा है तो आप उन्हें जमा करके पेंशन अपनी बढ़वा सकते हैं, लेकिन यदि आपने पीएफ फंड का पैसा यूज़ कर लिया है तो आपको आपकी जेब से पैसा यहाँ पर जमा करना होगा। उसके बाद आपकी जो है पेंशन यहाँ पर बढ़ेगी और उस पेंशन का लाभ यहाँ पर आप ले पाएंगे। तो 70 साल की यदि आपकी उम्र है, आप अपनी जेब का पैसा जो है इस स्कीम में लगा रहे हैं और फिर आप जो है चाहते हैं कि आपको ज़्यादा पेंशन मिले, तो कितने दिन मिलेगी ये भरोसा राम भरोसे ही है। इसीलिए इस पॉइंट को आपको जो है यहाँ पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि आप यदि 1/9/2014 के बाद रिटायरमेंट वाली कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। अभी 1/9/2014 के बाद आप रिटायरमेंट हुए हो या अभी रिटायरमेंट नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए जो है यह स्कीम ज़्यादा बेनिफिट है। आपको जो है यहाँ पर हायर पेंशन चुनना चाहिए। आपके पीएफ फंड का पैसा भले कम हो जाए, आपके पेंशन फंड में जो है ज़्यादा पैसा यहाँ पर जाएगा और उस हिसाब से ज़्यादा पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन एक तीसरा पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका पीएफ का फंड में जो भी पैसा है उसके ऊपर सरकार की ओर से आपको 8.10% वर्तमान में ब्याज दिया जा रहा है, जो कि हर साल यहाँ पर जो है चेंज होता है, जो कि आपको 8.33% से 9% तक ब्याज भी आपको पीएफ फंड पे यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर आप हायर पेंशन का विकल्प यदि चुनेंगे तो जितनी ज़्यादा पेंशन आप यहाँ पर पाना चाहेंगे उसके हिसाब से जो फंड बनेगा वो फंड आपको जमा करना होगा। ये फंड आपके पीएफ फंड से निकालकर जो है इसमें जमा किया जाएगा। पीएफ फंड से पैसा निकलेगा तो पीएफ का फंड आपका जो है यहाँ पर कम हो जाएगा, उस पर जो है सरकार का ब्याज कम मिलेगा। आपके पेंशन फंड में जो पैसा रहता है उस पर सरकार की ओर से कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, उससे जो है आपके पेंशन स्कीम का कैलकुलेशन किया जाता है। यदि आपको ये लगता है कि हाँ आपकी एज अभी जो है ठीक ठाक है, 60 से 70 के बीच में अभी आप यहाँ पर है 10-15 साल और आप जो है इस पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं, तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये इस स्कीम का लाभ आपको भी, आपकी फैमिली को भी और किसी दुर्घटना की स्थिति में आपको बच्चों को भी यहाँ पर जो है मिलता है। ऐसी स्थिति में आप जो है इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत और बहुत सारे कन्फ्यूजन है, जैसे कि पैराग्राफ 11(3) क्या है, पैराग्राफ 26(6) क्या है, ये सीलिंग लिमिट 5,000, 6,500 और जो 15,000 है ये कब और किसके लिए लागू की गई है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर जो है आपको विस्तार से जानकारी देंगे। कुछ आपके सवाल है हायर पेंशन को लेकर, वो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उनको भी जो है आने वाले Q&A वीडियो में हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। 3 मार्च 2023 तक हायर पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर यहाँ पर है और यहाँ पर उम्मीद अभी है कि ईपीएफओ इस डेट को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय ईपीएफओ ने कर्मचारियों को नहीं दिया है। ऐसे में डेट बढ़ा सकता है, लेकिन आपको डेट बढ़ने का इंतजार नहीं करना है। यदि आप एलिजिबल है तो आपको हायर पेंशन के लिए अप्लाई जरूर कर देना है। इसके अकॉर्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगा वो आपको जो है चैनल के माध्यम से ही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो और आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स जरूर करो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यूजफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।